हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। मैं हूं चंद्रगुप्त और आप देख रहे हैं एयरबस बॉयज़। तो फाइनली यार एरोडायनेमिक्स की क्लास आ गई जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, आपकी वजह से हमारे 2000 सब्सक्राइबर हो गए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अब हमारा जो अगला माइलस्टोन है वो है 5000 सब्सक्राइबर। तो वो सब छोड़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा, इंट्रोडक्शन दूंगा मैं अपना, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, एरोडायनेमिक्स की पढ़ा रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो लगभग सभी लोग पूछते हैं कि हाउ टू क्लियर मॉड्यूल 8। तो मैं सिर्फ मॉड्यूल 8 नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप सारे जितने भी आप मॉड्यूल भरते हैं, जो भी मॉड्यूल भरते हैं उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होगा, नहीं, मैं थोड़ा सा पढ़ाऊँगा भी आज। और आज मैं पढ़ाऊँगा एयरक्राफ्ट के बारे में और ग्लोसरी ऑफ टर्म्स, जिसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, टर्म्स अगर आप छोटे छोटे याद नहीं करते हो तो आगे चल के अगर आप बैठते हो इंटरव्यू में या फिर आगे जो पढ़ने जाते हो, जो मेन टॉपिक आने लगेगा और उसमें मैं छोटे छोटे टर्म्स का यूज करूँ और आपको वो पता ना हो, तो ये शायद थोड़ा सा बेटर नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा बात क्या चल रही है। और रही बात ये कि मैं हफ्ते में 1 से 2 क्लास जो है, 2 से 3 क्लास जो है मैं लाने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं हुआ तो मैं मिनिमम तो 2 रखूँगा ही, एक हफ्ते में 2 क्लास, क्योंकि मुझे आने वाले मॉड्यूल से पहले ख़त्म करना है, इस सिलेबस को जो है वो ख़त्म करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आपको कि मेरा नाम है चंद्रगुप्त और मैंने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग मैंने अल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स देहरादून से कंप्लीट किया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अल्पाइन से किया तो आप भी अल्पाइन में जाओ, नहीं। जाने से पहले एक बार कांटेक्ट करो, जो कि नंबर मैंने आपको दिया था प्रीवियस वाले वीडियो में। अगर वो वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो देख लेना, फिर भी मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उस वीडियो का लिंक और नंबर दोनों दे दूंगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा जाने से पहले, क्योंकि बात होती है फैकल्टी की। तो ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। तो मैंने अपना कोर्स जो किया वो देहरादून से किया, अल्पाइन इंस्टीट्यूट से। उसके बाद मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग किया हूं, दिल्ली और मुंबई दोनों बेस से किया हूं। और मेरे पास मोर देन 1 ईयर का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है एज ए ट्रेनी टेक एंड जूनियर टेक्नीशियन ब्रेक शॉप पे। और रही बात त्रिसात की, तो त्रिसात का भी लगभग सेम है, बट उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है, लगभग 3-4 मंथ हमसे ज़्यादा है उसके पास एक्सपीरियंस है। तो ये हम दोनों के बीच का है। और सबसे पहले ये कि मैंने मॉड्यूल 8 ही क्यों सेलेक्ट किया पढ़ाने के लिए। तो अगर मैं इसके पीछे का रीज़न बताऊं तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप मॉड्यूल 8 को देखो, एरोडायनेमिक्स को देखो, तो एरोडायनेमिक्स जो है एयरक्राफ्ट के बारे में सब कुछ बताता है। और हमने एंटर भी जब किया था कॉलेज में तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यही था कि सबसे पहले तुम समझो कि एयरक्राफ्ट होता क्या है, उसके बाद ना आगे बढ़ोगे। और भी सब्जेक्ट चलते थे, बट आपको समझना पड़ेगा कि आखिर सच में एयरक्राफ्ट होता क्या है, कैसे टेक ऑफ करता है, कैसे फ्लाई करता है। यार सबके मन में होता है कि नहीं, मुझे भी इसके बारे में जानना है, कैसे एयरक्राफ्ट उड़ता है, कैसे लैंड करता है, कैसे टर्न करता है, हाँ, कैसे एयरक्राफ्ट फ्लाई कैसे करता है एयर में, क्योंकि यही तो उसकी खासियत है एयरक्राफ्ट की। तो इसके बारे में जानने को मिला। प्लस दूसरी बात ये कि ऐसा फील होता है कि नहीं, मैं ही पायलट हूँ। जब पढ़ाया जाता है एरोडायनेमिक्स तो ऐसा लगता है कि मैं ही पायलट हूँ या मैं सब कुछ मैं ही उड़ा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में तो पायलट करता है, हमारा काम है उसको फिट टू फ्लाई रखना, एयरवर्दीनेस मेंटेन करना। तो आपको इसमें ये सभी पता चलेगा कि क्या क्या काम हमारे होते हैं, हम एज ए एमी क्या क्या काम करते हैं। जो एक टर्म है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, इसको कोई जानता ही नहीं। शायद यही कारण है कि लोगों को पता ही नहीं है कि एरोडायनेमिक्स चीज़ क्या है, एविएशन के बारे में किसी को पता ही नहीं है। इसी वजह से हम लोग को एक दूसरे नज़र से देखा जाता है। आप में से कई लोगों को ऐसा फील हुआ होगा कि जब आप ड्रेस पहन के अपने घर पे जाते हो तो कोई 2 या 3 लोग तो कभी ना कभी आपसे पूछे ही होंगे कि तुम पायलट वाला कोर्स कर रहे हो। तो फिर आपको बताना पड़ता है, नहीं मैं पायलट नहीं, मैं इंजीनियर वाला कर रहा हूँ। तो फिर उसको समझ में नहीं आता कि अच्छा ये इंजीनियर क्या होता है। तो फिर आप लगते हो उसको समझाने, फिर भी उसके उतना पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके बारे में किसी ने सुना ही नहीं है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में, इस कोर्स के बारे में कोई नहीं जानता। बस इसी वीडियो के ज़रिए मैं बताऊंगा कि हम लोग हैं क्या। और दूसरा पॉइंट ये है मॉड्यूल एरोडायनेमिक्स पढ़ाने का, मेरा सबसे पहला जो मॉड्यूल क्लियर हुआ था वो यही मॉड्यूल था। और मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं अपनी, कि मॉड्यूल 10 सबसे पहली बार मैंने मॉड्यूल 10 दिया था। और उस समय हम लोग के टाइम पे ये बिल्कुल नया आया था।
ये मॉड्यूल जो बेस्ड है ये बिल्कुल नया था, उसके पहले पेपर चलता था। और हम लोग कॉलेज में गए थे तो हम लोग को ये बताया गया था कि आपको पेपर देना होगा, 3 पेपर होता है, आपको वो देना होगा। तो हम लोग को तो बिल्कुल नहीं पता था। हम लोग पहला सेमेस्टर अपना, दूसरा सेमेस्टर बड़े मज़े से गुजारे, यहाँ वहाँ खूब घूमे, देहरादून देखे। जब तीसरे सेमेस्टर में गए तब पता चला कि नहीं, ये तो चेंज हो गया, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक, हमने बोला ठीक है, दे देंगे पेपर। तो जब हम लोग तीसरे सेमेस्टर के एंड करके जब हम लोग घर पे थे, तब हमने मॉड्यूल 10 देने का कोशिश किया था। मैं और त्रिशात दोनों लोग गए थे मॉड्यूल 10 देने के लिए, और दोनों लोग फेल हो गए थे। सिर्फ हमारे सेक्शन में एक बच्चे का जो था वो मॉड्यूल क्लियर था, सिर्फ एक बंदे का क्लियर था, बाकी जितने भी थे सब फेल थे। तो अब जो था, अब बात ये नहीं था कि उसका क्लियर है या नहीं, बात ये था कि जैसे ही मैं दोबारा जब मॉड्यूल भरने की बात आई कि अब भरो, क्योंकि अब टाल तो सकते नहीं, अब आपको भरना ही है। तो फिर जब दोबारा भरने की बात आती थी तो मुझे मॉड्यूल के नाम पे ही डर लगने लगता था। मैं बोलता था नहीं, मैं नहीं भरूंगा, कोई बहाना खोजता था, पैसे नहीं है, ये वो नहीं है, सारे फंडे अपना दिए थे, क्योंकि मुझे डर लगता था। जैसे ही मैं बैठता था पढ़ने के लिए, मुझे लगता था कि नहीं, वही क्वेश्चन फिर से आएंगे। अब उसमें फ़ेल होने का कई कारण है, मैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैं क्यों फ़ेल हुआ था और आप कैसे पढ़ाई करो। तो हमें कुछ मालूम ही नहीं था, हम लोग चले गए थे बस पेपर देने। तो यही सब था। आगे चल के मैं फ़ेल हो गया। जब फेल हुआ तो तब से मुझे डर बैठ गया अंदर। लेकिन नहीं, थैंक यू मेरे सारे गुरुजन लोगों का, थैंक यू मेरे सारे इंस्ट्रक्टर का, जिन्होंने मुझे फिर से हौसला दिया, जिन्होंने मुझे फिर से हौसला दिया। जब भी मैं पूछता कुछ डाउट, जितने भी डाउट थे, उन लोगों ने बहुत अच्छे से उसे क्लियर किया। तो एक बार उनके लिए भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर आप लोग का। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। तो एक ये कारण था कि मैं पहली बार पास हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि मैंने इसके लिए मैंने कोई ऐसा बुक नहीं था जिसको मैंने टच न किया हो। मैं लगभग सारे बुक टच किया था इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरी जिद थी कि मैं फ़ेल नहीं होना चाहता। सिर्फ एक मॉड्यूल क्लियर करा दो, उसके बाद फेल मुझे कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर ये मॉड्यूल क्लियर करा दो। मेरे पास भी रहे, कोई पूछे कितना मॉड्यूल है तो मैं बोलूँगा एक मॉड्यूल है मेरे पास, क्योंकि नया नया स्टार्ट हुआ था, किसी के पास ज़्यादा मॉड्यूल था नहीं। तो ये कारण था। तो यार ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत मैंने अपने बारे में बताया और क्यों मैं मॉड्यूल 8 पढ़ा रहा हूँ इसके बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे किसी मॉड्यूल को क्लियर करना है। 2022 में अगर आप जब पेपर देने जाओ, या 21 में अगर होगा, तो जब जाओ तो कैसे प्रिपेयर करो खुद को, मैं सारे स्टेप आपको बताता हूँ। और याद रहे, ये स्टेप ज़रूर करना आप। अगर आपको सक्सेस मिलता है तो एक कमेंट आके, जब आपका मॉड्यूल क्लियर हो जाए तो आके इस वीडियो में एक कमेंट ज़रूर कर देना यार, कि हाँ ये स्टेप जो था वो सच में हेल्पफुल था। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, किसी भी मॉड्यूल को क्लियर करने के 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जाओ उसका सिलेबस देखो। सिलेबस क्या है, सबसे पहले सिलेबस देखो, ठीक है। नंबर 2, जितने रेफरेंस बुक हैं उसको उठाओ, उससे पढ़ना स्टार्ट करो। देन आता है नंबर 3 आपका, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो जो प्रीवियस, अगर आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को क्या करो, सॉल्व करो और देखो कहाँ से आया है। देखो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का बस होता ये है कि लड़के क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलता है, रट्टा मार लेते हैं और सोचते हैं कि यही क्वेश्चन वो आएगा। नहीं, ऐसे मत पढ़ो, क्वेश्चन पेपर लो, देखो सबसे पहले क्वेश्चन किस तरीके से आया है, किस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद उसको करो क्या कि जहाँ से क्वेश्चन आया है उसके पूरे पैरे को पढ़ लो, पैराग्राफ बिल्कुल जो भी उसमें दिया है उसके बारे में उसको अच्छे से समझ लो। अगर इस बार इस पैरे से दिया है तो हो सकता है उसके एक नीचे पॉइंट और कुछ खोज ले वो, जिससे वो आपको अगला क्वेश्चन दे दे, और आप पढ़े रहोगे वो लाइन, फिर कहोगे कि नहीं ये टॉपिक पूरा नहीं मैं पढ़ा। तो उस पूरे टॉपिक को पढ़ जाओ। अगर क्वेश्चन आप लगा रहे हो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, देखो कुछ ऐसे होगा, अगर आप सारे रेफरेंस बुक पढ़ लिए हो तो लगभग आप टच कर सकते हो क्वेश्चन को, पर होता ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होंगे। तो उस केस में क्या करो कि उस क्वेश्चन को गूगल पे सर्च करो, उसके बारे में सब पढ़ो, पूरी टॉपिक ही पढ़ जाओ, ताकि आगे जब भी वो क्वेश्चन उस टॉपिक से दे तो क्लियर हो जाए। अब डीजीसीए पेपर कैसे सेट करता है, तो डीजीसीए का लगभग 70 to 75% पेपर जो होता है वो नॉर्मल सेट करता है कि कोई भी पास कर ले। अगर एक बार बंदा रेफरेंस बुक को टच किया है तो वो पास कर सके। बाकी कुछ क्वेश्चन वो ऐसे देता है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अगर थोड़ा सा आपने रिसर्च करके पढ़ाई किया है तो आपको वो क्वेश्चन जो है टच करोगे आप। तीसरा, कुछ क्वेश्चन ऐसे देगा कि बिल्कुल आपने सुना ही नहीं होगा, बिल्कुल नया होगा वो। अब आप खोजने लगते हो कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया। वो कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट करता है बिल्कुल हार्डर, मतलब आप टच ही ना कर पाओ।
यही कारण है कि कोई 100 आउट ऑफ 100 नहीं लेके आ पाता। कुछ दोस्त हैं मेरे जो एरोडायनेमिक्स में मॉड्यूल 4 में उन्होंने क्या बोलते हैं 100 में 100 लेके आया है। तो ऐसे भी बंदे हैं, पर कई बार अपना देखो लक भी होता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि मैं तो पहला दूसरा स्टेप फॉलो ही नहीं करता, मैं सीधे तीसरा स्टेप फॉलो करता हूँ और मैं पास हो जाता हूँ। तो लक भी सबसे बड़ा मैटर है। हर बार नहीं पास हो गए भाई, एक बार पास हो गए तो हर बार नहीं, या हो सकता है आप हर बार करो, आप बहुत लकी हो, पर जब इंटरव्यू में बैठोगे तो क्या बोलोगे? तब तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। उस समय क्या बोलोगे? उस समय जुगाड़ लगा लेगा भाई, कोई नहीं। पर अगर आपको सच में इंटरव्यू और मॉड्यूल दोनों क्लियर करना है तो आपको ये फंडा अपनाना है। अब अपना के देखो, अगर बेनिफिट होता है तो आगे कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। तो यार अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मॉड्यूल 8 के सिलेबस और जो इसका रेफरेंस बुक है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ सिलेबस का, तो इसका जो सिलेबस है इसमें 4 सब मॉड्यूल इंक्लूड है। और बात करें लेवल की, तो लेवल B1 और B2 के केस में सेम है, और कैटेगरी ए और कैटेगरी B3 के केस में लेवल जो है इसका सेम है, ठीक। उसके बाद अब बात करते हैं रेफरेंस बुक की। तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बुक है इसका वो है AC करमोड द्वारा मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप AJ क्लेंसी पढ़ लेना, और उसके बाद आप पढ़ सकते हो 9A। बट इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट से। उसके पहले मैं कुछ डिफिनीशन जो हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देन उसके बाद 1-2 वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन टाइप का होगा, केवल मतलब मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा, बिल्कुल जीरो से जो होता है उसको मैं स्टार्ट करूंगा, और फिर उसके बाद जाके हम आगे जो है वो मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट को टच करेंगे। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपके साथ अब डिस्कस करूँगा कुछ डिफिनीशन जिनका मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, कुछ ग्लोसरी ऑफ टर्म्स हैं जिनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूँगा कि एयरक्राफ्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उसका पर्पस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं बात करूँगा आपसे एयरक्राफ्ट के पार्ट और इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एयरक्राफ्ट के स्टार्टिंग से। एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एरोप्लेन के स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये जो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का हिस्सा है, इसको बोलते हैं फ्यूजलाज। और इसका पर्पज़ ये होता है कि फ्यूजलाज जो होता है वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है पैसेंजर के लिए। देखो यहाँ से पैसेंजर जो होते हैं इसमें पैसेंजर सीटिंग होता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे कार्गो जो होता है वो भी इसके अंदर आता है। किसी किसी एयरक्राफ्ट, किसी एरोप्लेन में क्या होता है कि इसमें फ्यूल टैंक का भी प्रोविज़न होता है। तो सबसे पहले एकोमोडेशन देता है ये पैसेंजर का, फ्यूल टैंक का और कार्गो का, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आगे बढ़ो तो ये हिस्सा जो आप देख रहे हो ये आगे से, इस हिस्से को बोलते हैं कॉकपिट, ठीक है। ये कॉकपिट होता है। तो अब कॉकपिट का पर्पज़ क्या है? कॉकपिट का पर्पज़ क्या है? तो इसका पर्पज़ ये है कि ये एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है पायलट को, और जितने भी आपके कंट्रोल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सारे इसी में सिचुएटेड होते हैं, इसी में होते हैं, और पायलट जो होता है यहीं से मैनूवर करता है एयरक्राफ्ट को, ठीक है। तो ये कॉकपिट हो गया। ये पूरा हिस्सा जो है वो फ्यूजलाज का हो गया, ठीक है। उसके बाद विंग्स, ये आप जो देख रहे हो एक इधर एक इधर, इसको बोलते हैं विंग्स, और यही मेन रोल करता है आपके एयरक्राफ्ट को लिफ्ट देने का। जो हमारे एयरक्राफ्ट को लिफ्ट मिलता है वो यही देता है। फ्यूजलाज कभी लिफ्ट नहीं देता, सिर्फ ये देता है। तो अब बात करते हैं टेल प्लेन के बारे में। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हो पूरा, इसको बोलते हैं टेल प्लेन। तो टेल प्लेन में क्या होता है कि हमारा फिन होता है, ये वर्टिकल स्टेबलाइज़र हो गया ये, और रडर होता है, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर होता है, उसके साथ एलिवेटर होता है, ठीक है। तो टेल प्लेन का पर्पज़ ये होता है कि एयरक्राफ्ट को स्टेबिलिटी देता है, प्लस मैन्यूवरिंग में भी होता है। ये सपोज करो रोल करना है, सपोज करो आपको याइन करना है या फिर पिच अप पिच डाउन करना है, तो वो टेल प्लेन का वर्क होता है। टेल प्लेन का जो ये एलिवेटर है वो सब, और रडर जो होता है ये सब वर्क करते हैं। और टेल प्लेन जो होता है उसमें एकोमोडेशन होता है आपके APU का, प्लस जो आपके ELT VLT होते हैं, जो आपके ELT होते हैं वो भी टेल प्लेन में ही रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये टेल प्लेन का पर्पज़ हो गया। तो मोस्टली जो टेल प्लेन का पर्पज़ होता है वो मैनूवरिंग के लिए होता है। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर सिस्टम। तो अगर आपने देखा होगा कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें व्हील्स निकलते हैं, ठीक है। जो व्हील होता है उसी को बोलते हैं लैंडिंग गियर या अंडर कैरेज। उसका पर्पज़ क्या होता है? तो जो हमारा इंटायर वेट होता है एयरक्राफ्ट का ऑन ग्राउंड, जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे आता है तो जो इंटायर वेट होता है एयरक्राफ्ट का वो सपोर्टेड होता है किसके द्वारा? अंडर कैरेज या लैंडिंग गियर द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा सपोर्टेड होता है। तो ये हो गया उसका पर्पज़ और लैंडिंग गियर। अब इसमें नहीं है तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ लैंडिंग गियर का,
आप देख लो उसको, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लैंडिंग गियर ये होता है। तो ये तो हो गए आपके एयरक्राफ्ट के सारे पार्ट्स। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करना नीचे, ठीक है। तो जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं एयरक्राफ्ट के पार्ट का। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये फ्यूजलाज बताया आपको, ये बताया आपको विंग, ठीक है। ये हो गया हमारा टेल प्लेन, ये हो गया हमारा कॉकपिट, और इसके नीचे आता है हमारा लैंडिंग गियर सिस्टम, ठीक है। और ये 4 हो गए हमारे इंजन्स। तो ये हो गया हमारे एयरक्राफ्ट का पार्ट और इसका पर्पस क्या होता है। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा हो। और आज के क्लास में तो कुछ ज़्यादा मैंने बात नहीं किया, बस इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा फैमिलियराइजेशन किया मैंने एयरक्राफ्ट का। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एयरक्राफ्ट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, किस एयरक्राफ्ट को लाइटर देन एयर बोलते हैं, किस एयरक्राफ्ट को हैवियर देन एयर बोलते हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्मार्ट एटमॉस्फेयर के बारे में बात करूंगा मैं। और भी जितने टॉपिक होंगे मैं उसको क्लियर करूंगा। तो बस अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है, थैंक यू सो मच देखने के लिए यहाँ तक। और अगर कोई भी आपके दोस्त में जिसका मॉड्यूल नहीं क्लियर हो रहा है 8, उसको ये वीडियो रिकमेंड करना। बाकी आज के लिए इतना ही। खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।